जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फिजिक्स के एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स। आपके फिजिक्स का ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपके उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और लेंस वगैरह के क्वेश्चन जो हैं काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी ये सब प्रश्न भी इससे आते हैं। तो इस चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और इससे क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो ये क्लास जो है वो डी फार्मा E1 और E2 दोनों ही ग्रुप के बच्चों के लिए है। इसके अलावा अगर कोई ग्रुप के स्टूडेंट के सिलेबस में ये चैप्टर आता है तो वो भी इस क्लास को जरूर ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर के कम्प्लीटली थ्योरिकल पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे और इसके आने वाले नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, उनको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक को बहुत ही क्लियर करके हम चलेंगे क्योंकि आगे इस सबके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। समतल पर प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है आइए हम जान लेते हैं। प्रकाश जो होता है ये एक ऐसा विकिरण है जिसकी सहायता से हम अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु यह स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश ऊर्जा का एक ही रूप है। दोस्तों प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश की अगर डिफिनेशन हमें लिखना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे ही हम प्रकाश कहते हैं। वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड होती है। दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए। प्रकाश की जो चाल होती है ये आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जब हम कराएंगे तो ये जो आंकड़े हैं इसको आपको याद करना होगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। अगला है प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का जो परावर्तन होता है प्रकाश का वो हम जान लेते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर टकराता है तो यह सतह से टकराकर वापस लौट जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर या फिर वो कोई शीशा हो, शीशा मान लीजिए, तो उस पर जब प्रकाश पड़ती है तो वो वापस आ जाती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो रिफ्लेक्शन हो जाता है उसका प्रकाश का और वो फैल जाता है चारों तरफ। तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई चिकना सतह है यानी मान लीजिए ये आपका दर्पण है और इस पर प्रकाश जो है ये आपतित प्रकाश की किरण हुई, इसे आपतित किरण कहते हैं। जहाँ पे प्रकाश आ रही है इसे आपतित किरण हम कहते हैं और ये जो प्रकाश इस पर पड़ रही है वो परावर्तित होकर के यहाँ पर वापस चली जा रही है तो इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। ये हमारा परावर्तित किरण कहलाएगा और ये जो हमारा किरण आ रहा था ये आपतित किरण कहलाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण में अंतर। दोस्तों ये जो बीच में है ये आपका अभिलंब होता है और इनके बीच में जो कोण होता है वो दोनों बराबर होता है। यानी कि अगर आपका आपतित किरण के बीच में ए वाला कोण देखें और परावर्तित किरण के बीच ए वाला कोण देखें तो ये दोनों कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये वाला और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये आपकी आपतित किरण हो गई और ये आपकी परावर्तित किरण हो गई। दोस्तों यहाँ पर आपतित किरण को आई से यहाँ पे डिनोट किया है, यहाँ पे आई से, और आपकी जो परावर्तित किरण है उसको आर से डिनोट किया है। यहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसको ज़्यादा समझने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि आपने अपनी इंटरमीडिएट की कक्षा में इसे बहुत डिटेल में पढ़ा होगा आई थिंक। तो नेक्स्ट जो है हमारा परावर्तन के नियम है। परावर्तन के कुल 2 नियम होते हैं, बहुत बार आपने रिपीट किया होगा तो आइए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के 2 नियम हैं और दोनों नियम कौन कौन से हैं? तो पहला नियम है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये मैंने आपको बताया था अभी कि जो आई कोण होता है और कोण आर होता है दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। आइए हम आपको ऊपर दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो कोण ये वाला है और कोण आई और कोण आर जो है ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यही इसमें दिया था। और दूसरा जो आपका नियम है वो है आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी कि आपका जो आपतित किरण है यानी कि ये आपका आपतित किरण है, ये आपका परावर्तित किरण है और ये आपका अभिलंब है, तीनों आपकी एक ही तल में
होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों एक ही तल में है, क्योंकि ये आपकी आपतित किरण है तो ये दर्पण पे ही पड़ेगी, अविलंब भी आपका दर्पण पे ही है, और ये जो परिवर्तन हो रहा है ये अविलंब से टकरा कर, यानी कि इस सतह से टकरा कर ही आपका परावर्तन हो रहा है। तो तीनों एक ही सतह में स्थिर होते हैं। यही दो नियम है आपके परावर्तन के। नेक्स्ट है आपका प्रतिबिंब, यानी कि इमेज क्या होता है ये ध्यान जान लेते हैं इसको हमें। यदि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान सा है। यदि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इसी बिंदु को हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई आपका ये वस्तु है और इस पर आपकी यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही है, या आपकी प्रकाश की किरण आ रही है, और इस वस्तु का कोई छाया प्रतिछाया जो है वहाँ पर आगे सामने देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बन रहा है इसका प्रतिछाया, तो यही आपका वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। ये आपका वस्तु हो गया और ये इसी वस्तु का जो है ये प्रतिबिंब हो जाएगा। बहुत ही आसान सा है। नेक्स्ट आपका है समतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंबों के गुण क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। पहला पॉइंट इसमें है, प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी कि अगर आपका ये वस्तु है और इसका जो प्रतिबिंब होगा वो इसके बराबर होगा। कब होगा? जब आप समतल दर्पण सा यूज कर रहे होंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का वो दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। ध्यान देंगे, केवल ये समतल दर्पण की बात की गई है भाई। नेक्स्ट है आपका दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। बहुत ही आसान सा ये भी है। नेक्स्ट है, यदि वस्तु को दर्पण की ओर या दर्पण से दूर ए दूरी पर तक विस्थापित किया जाता है तो प्रतिबिंब भी ए दूरी तक विस्थापित हो जाती है। यानी कि अगर किसी दर्पण पे अगर आप किसी दर्पण की ओर या दर्पण से दूर ए दूरी पर विस्थापित किया जाता है किसी वस्तु को, यानी अगर आप किसी वस्तु को दर्पण पर, यानी अगर आपका यहाँ पे वस्तु है और इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पड़ रहा है, तो अगर ये दूरी ए है तो अगर प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, यानी जो आपके प्रतिबिंब बनेगी वस्तु की, वो आपके इससे ए दूरी के बराबर होगी। इसकी दूरी भी जो होगी वो ए ही होगी। नेक्स्ट आपका है, यदि दर्पण वस्तु से दूर या वस्तु की ओर ए दूरी तक विस्थापित होता है तो प्रतिबिंब 2a दूरी तक विस्थापित है। सेम वही है आपका, पर वहाँ पे वस्तु अगर जो है वस्तु से दूर या वस्तु की ओर ए दूरी तक विस्थापित होता है, यानी कि दोनों तरफ का यहाँ पे मिला दिया है। वस्तु से दूर और वस्तु के पास दोनों को मिला देने का 2 यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए वही 2a स्थापित हो जाता है। सेम आपका यही टॉपिक की तरह ही है। अगला टाइप जो है आपका, यदि दो दर्पण थीटा कोण पर झुके हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर समतल दर्पण में होता है। यदि दो दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हैं, यानी अगर आपका एक दर्पण ये हो गया और एक दर्पण आपका ये हो गया, ये दोनों आपस में झुके हुए हैं और ये आपका जो कोण बना रहे हैं वो आपका ये मान लीजिए समतल है और ये दोनों आपका थीटा कोण बना रहे हैं, ये भी आपका थीटा कोण बना रहा है, तो उनके बीच रखी वस्तु के बीच प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। अगर इसके बीच में कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है तो इसके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी उसको ज्ञात करने के लिए ये आपका फार्मूला होता है, n = 360 - 1/थीटा। थीटा क्या है? ये आपके दोनों दर्पण के बीच में जो कोण है वो कोणों की संख्या है, और n जो है ये आपकी संख्या ज्ञात करनी है, प्रतिबिंबों की संख्या जो कहलाएगी। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होना चाहिए। यानी अगर आपके घरों में जो दर्पण यूज होता है, जो आपने सिंगारदान वगैरह जो भी दर्पण होता है जिसमें आप अपना चेहरा वगैरह देखते हैं, तो उसमें जो दर्पण आपका होता है कुछ इस प्रकार का होता है। अगर आप कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और इसको अपना प्रतिबिंब देखना है, तो अगर आप ये प्रतिबिंब अपना देखना चाहता है कि दर्पण में मेरा पूरा प्रतिबिंब दिखे, तो यहाँ पे दिया हुआ है किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। यानी कि अगर व्यक्ति की ऊंचाई जो है ये 2 है तो दर्पण की जो ऊंचाई हो वो 1 होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए दर्पण की ऊंचाई। आई थिंक आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो एक बार फिर समझ लीजिए। अगर आप अपना प्रतिबिंब इस दर्पण में देखना चाहते हैं, मान लीजिए ये आप हैं और ये आपका दर्पण है, ये आपका दर्पण है। अगर आप अपना प्रतिबिंब इस दर्पण में देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा पूरा शरीर, यानी कि अगर आपका हाथ पैर और पूरा, यहाँ पे मैं पैर बना देता हूँ, तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा पूरा जो फेस है पूरा शरीर है वो इस दर्पण में दिखे, तो अगर आपकी लंबाई 2 मीटर है तो जो आपकी दर्पण की लंबाई हो वो 1 मीटर होनी चाहिए, तभी आप अपना पूरा प्रतिबिंब इस दर्पण में देख पाएंगे। तो यही मैंने इसमें समझाने का प्रयास करा।
अगला टॉपिक है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत व क्षमता शून्य होती है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको कलर भी किया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, वो उसकी जो क्षमता होती है वो शून्य के बराबर होती है। नेक्स्ट है आपका गोलीय सतह पर परिवर्तन। जो अभी तक हमने पढ़ा वो आपका समतल दर्पण पर परिवर्तन था, पर ये जो है ये आपका गोलीय सतह पर परावर्तन है। रिफ्लेक्शन एट स्पेशियल सरफेस। पहले हम देख लेते हैं गोली दर्पण की यानी स्पेशियल मिरर्स की। तो गोली दर्पण वे दर्पण हैं जिनका परावर्तन सतह जो होता है वो गोल होता है यानी गोलीय होता है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, आपने नाम सुना होगा कॉन्वेक्स और कॉन्केव, जिसमें उत्तल दर्पण होता है पहला आपका, और एक होता है आपका अवतल दर्पण। एक आपका उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण को पहले हम देख लेते हैं। दोस्तों उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका कि परावर्तन सतह जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि उभरा हुआ होता है। आपका जो अंदर वाला भाग है इसका कोई कार्य नहीं होता है, इसके अंदर कलई की होती है, और आपका जो रिफ्लेक्शन का क्रिया होता है वो आपके ऊपर जो निकला हुआ भाग होता है यानी जो ये गोलीय भाग है इसके द्वारा होता है आपका। तो इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ऐसे दर्पण जिनमें परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं या फिर वे उत्तल दर्पण कहलाते हैं। अब अगला क्या है, अगला है आपका अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर ऐसा मिरर होता है, ऐसे दर्पण होते हैं जिनमें कि परावर्तन जो होता है वो दबी हुई सतह से होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार आपने उत्तल दर्पण का देखा तो इसमें जो ये उभरा हुआ भाग था इससे आपका परावर्तन होता था, पर अवतल दर्पण में क्या होता है कि इस वाले भाग का कोई यूज नहीं होता है, इस पर कलई की होती है, और आपका जो परावर्तन होता है वो अंदर वाले भाग से यानी धसे हुए भाग से होता है, तो वहाँ पर इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। दोस्तों उत्तल दर्पण की अपेक्षा अवतल दर्पण जो होता है ये आपके चैप्टर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से बनते हैं, अवतल दर्पण के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें मैं एक आपको चार्ट इसमें दिखाने वाला हूँ। दोस्तों इस चार्ट को मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको ये PDF जो है दे दूँगा जिससे आप अपना रिवीजन कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चार्ट आइए देख लेते हैं। इसमें अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना है वो विभिन्न क्रियाओं द्वारा यानी वस्तु के दिशा और जगह के हिसाब से बताया हुआ है। अगर वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो क्या होता है दोस्तों, अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो आपका जो फोकस पर या फोकस तल में प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो फोकस पर या फिर फोकस के तल में होगी, और जब आपका प्रतिबिंब बनेगा यानी प्रकृति जो होगी वो आपकी वास्तविक उल्टा व आकार में बहुत छोटा बनेगा जब आप वस्तु को अवतल दर्पण में अनंत पर रखते हैं। दूसरा क्या कंडीशन होगा, दूसरा होगा वक्रता केंद्र के पक्ष पीछे, यानी कि वस्तु आपका ये रहा और ये आपका C है, तो आपको अगर वस्तु को यहाँ पे रखना है यानी वक्रता केंद्र के पीछे C आपका वक्रता केंद्र होता है, और ये जो पॉइंट होता है ये आपका F यानी फोकस होता है। यहाँ पे आप F लिखा हुआ है तो आई थिंक आप जानते होंगे ये सब। और इसमें इस क्रिया में क्या होता है कि आपका जो प्रतिबिंब होता है वो फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, यानी आपका ये फोकस हो गया और ये आपका वक्रता केंद्र होगा, तो वस्तु आपका यहाँ पे बनेगा। और इसकी प्रकृति क्या होती है, तो वास्तविक उल्टा व सीधा छोटा होता है प्रतिबिंब की प्रकृति। इसी प्रकार आप अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखते हैं तो उसका यहाँ पे देख सकते हैं, इसका भी मैं देख लेता हूँ। और वक्रता केंद्र का अगर वस्तु को वक्रता केंद्र रखते हैं यानी C पर ही रख देते हैं तो क्या होगा, प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगी, और स्थिति जो होगी वो वास्तविक उल्टा वस्तु के समांतर होगी यानी बराबर होगी। और इसी प्रकार कई सारे इसमें हैं, तो मैं आपको जो PDF दूंगा उसमें आप इसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे मैं इसको बताया रहूँगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। दोस्तों अवतल दर्पण के साथ साथ उत्तल दर्पण का भी इसमें चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपके दो ही स्थिति जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो क्या होता है, अनंत पर अगर आप वस्तु को रखते हैं तो आपकी जो वस्तु के प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा और आभासी सीधा तथा बहुत ही छोटा बनेगा प्रतिबिंब, स्थिति जो होगी प्रतिबिंब की। दूसरा है आपका अनंत व ध्रुव के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो आपकी जो प्रतिबिंब बनेगी वो फोकस व ध्रुव के बीच में बनेगी और आभासी सीधा व छोटा बनेगा। दोस्तों इसी जो चार्ट है इससे आपके 20 से 30% पास जो क्वेश्चन है वो बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, तो ये चार्ट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। दोस्तों गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं, यानी कि सम डेफिनेशन रिलेटेड टू सेफ्रियसल मिरर्स। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है गोलीय दर्पणों का वक्रता केंद्र व त्रिज्या क्या होती है, आइए जान लेते हैं।
इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पे जान लीजिए। वक्ता केंद्र जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो वक्ता केंद्र जो है आपको यह सी जो है, इस पॉइंट को हम वक्ता केंद्र कहते हैं। और वक्ता केंद्र के बाद जो होता है वो आपका फोकस होता है, और ये आपका मेन जो बिंदु होता है दर्पण से जो बीच का पार्ट होता है, इसे हम ध्रुव के नाम जानते हैं। ये सब आप जानते होंगे, इसलिए हम इसको जल्दी से जल्दी आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगला है आपका ध्रुव। ध्रुव मैंने आपको बता दिया कि दर्पण का परावर्तक सतह के मध्य जो बिंदु होता है उसको हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से डिनोट करते हैं, ये आप याद रखिएगा। अगला आपका है मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस जो होता है वो आपका वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो भाग होता है उसकी बिंदु को हम फोकस कहते हैं। इसे हम एफ से डिनोट करते हैं, इसे आप याद रखिएगा। अगला है फोकस दूरी, यानी कि फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होता है ये दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की जो दूरी होती है को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, इसे एफ से डिनोट करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उत्तर दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और ऋणात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, सदैव ऋणात्मक होती है, यह आप याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण की जो दूरी होती है फोकस दूरी, वो हम सदैव ऋणात्मक लेते हैं, हमेशा ऋणात्मक होती है। वहीं इसके जगह उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो सदैव धनात्मक ही लेते हैं, चाहे आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो किसी प्रकार का हो। उत्तल दर्पण में हमेशा धनात्मक लेते हैं और अवतल दर्पण में सदैव ऋणात्मक लेते हैं फोकस दूरी को, जिसे कि एफ से डिनोट करते हैं। दोस्तों अगर आपको वक्रता केंद्र दिया हुआ है दर्पण में, अगर आपका दर्पण बना हुआ है और इसका जो वक्रता केंद्र है यानी कि ये कितना वक्र है, वक्रता केंद्र यही ना हुआ कि आपका दर्पण जो है वो कितना वक्र है, यानी कितना इस प्रकार से घुमा हुआ है, क्योंकि गोले को ही काट कर दर्पण बनाया जाता है, किसी गोले को बीच से डिवाइड करके ही हम दर्पण बनाते हैं। तो ये कितना आपका वक्र है अगर आपको दिया हुआ है, यानी इसको हम आर नोट करते हैं वक्रता को। तो अगर आपका वक्रता दिया हुआ है कि आर है तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए वक्रता त्रिज्या को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो वक्रता केंद्र होता है वो आपका मुख्य ध्रुव जो होता है यही इसी को कहते हैं, जिसे पी से डिनोट करते हैं। और फोकस दूरी जो होता है वो आपके सी और पी के बीच में होता है। तो अगर आप r/2 कर देते हैं तो आपकी फोकस दूरी ज्ञात हो जाएगी। दर्पण का सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सूत्र, और आगे हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, तो ये फार्मूला जो है यही आपको काम देने वाला है। 1/f = 1/u + 1/v। यदि गोलीय दर्पण के ध्रुव से किसी वस्तु की दूरी, दोस्तों जो वस्तु की प्रारंभिक दूरी होती है, मान लीजिए अगर आपको कोई ये वस्तु रखी हुई है तो ये आपकी प्रारंभिक वस्तु की दूरी है, जिसे हम u से डिनोट करते हैं। और इसका जो अगर प्रतिबिंब जो यहाँ पे बन रहा है और ये भी दूरी पर बन रहा है, तो इसकी जो प्रतिबिंब की दूरी होगी उसको हम भी से डिनोट करते हैं, और वहीं आपकी जो फोकस दूरी होगी उसे हम एफ से डिनोट करते हैं। बड़ा ही आसान है समझना इसको। आगे है आपका संयुग्मी फोकस, यानी कि कंजस्टेड फोकस। उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। दोस्तों संयुग्मी फोकस वो फोकस होता है, मान लीजिए आपका ये दर्पण है, दर्पण के बीच में अगर आपका फोकस तल यहाँ पर स्थित है तो दर्पण के पीछे भी सेम इसी तल पर फोकस स्थित होगा। अगर आपका वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बन रहा है और आपका वस्तु जो है ये फोकस पर यहाँ पर रखा हुआ है और दूसरी तरफ फोकस पर ही आपका वस्तु का प्रतिबिंब भी बन रहा है, तो इसी को हम समयुग्मी फोकस कहते हैं। ताकि जो बिंदु है फोकस का, इस बिंदु से प्रतिबिंब इस फोकस वाले बिंदु पर बनता है, तो इसी को हम संयुग्मी फोकस यानी कि कंजस्टेड फोकस कहते हैं। आगे है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या है? यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन। किसी दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई व वस्तु का ऊंचाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। दोस्तों रेखीय आवर्धन को एम से डिनोट करते हैं, इसे आप याद रखिएगा। रेखीय आवर्धन को एम से डिनोट करते हैं या संबोधित करते हैं। रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है? तो रेखीय आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई आई और वस्तु की ऊंचाई ओ। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि m = v/u। अगर आपको रेखीय आवर्धन प्रश्न में पूछा होगा तो आप कैसे याद करेंगे? आपको जो प्रारंभिक जो दूरी होगी उसको आपको यहाँ पे ऐड करना होगा, यानी कि u जो है ये प्रारंभिक दूरी हो और v जो है ये आपकी अंतिम प्रतिबिंब की दूरी होती है। उसी प्रकार प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई भी प्रश्न में आपको दिया हो सकता है, तो इसलिए आप वहाँ पर इस वाले सूत्र का यूज करेंगे। आगे है आपका दर्पणों के उपयोग, यानी कि यूज ऑफ मिरर। दोस्तों दर्पणों का उपयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो पहला है समतल दर्पण। समतल दर्पण वह दर्पण है जिसका यूज हम नॉर्मली अपने घरों में अपना चेहरा देखने में इसका यूज करते हैं, जिसका कि सरफेस जो होता है वो प्लेन होता है, इसे हम समतल दर्पण के नाम जानते हैं।
बहुत ही आसान है ये। समतल दर्पण हम नॉर्मली जो घरों में शीशा देखते हैं, अपने चेहरों को देखने में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपका समतल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण क्या है दूसरा? तो अवतल दर्पण दोस्तों वो दर्पण है जो कि आपके किसी भी प्रतिबिंब को धँसा कर दिखाने का प्रयास करता है, यानी छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो दाढ़ी बनाने में, जब आप दाढ़ी बनाने में जिस शीशे का यूज़ करते हैं उसमें हम अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, और टेबल लैंपों व सर्च लाइटों में भी इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से और इसके अलावा समतल दर्पण से आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा बनेंगे। आपको कोई एक इसमें दिया होगा कि दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का यूज़ करते हैं, या फिर टेबल लैंपों में, या फिर वाहनों के पीछे कौन सी वस्तु जो शीशे लगे होते हैं वो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है। तो ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो 2 ही 3 इसके एग्जाम्पल हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल और भी होते हैं। तो अगर आप इसे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो आप इस जो एग्जाम्पल्स हैं उसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप समझ लेंगे तो आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। उत्तल दर्पण क्या है दोस्तों? उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर होता है। वाहनों में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए सड़क की लाइटों में जो लेंस लगा होता है, जो दर्पण लगा होता है, वो आपका उत्तल दर्पण लगा होता है। इसके बारे में कुछ नोट्स देख लेते हैं। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन 1 होता है दोस्तों। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। समतल दर्पण जो आपका होता है, इसका जो रेखीय आवर्धन यानी कि यम जो मान होता है वो 1 होता है, यानी कि 1 होता है। अगला है, किसी बिंदुवत वस्तु का प्रतिबिंब सदैव समतल दर्पण द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी बिंदुवत वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो सदैव समतल दर्पण ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई बिंदु मात्र का कोई वस्तु है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव समतल दर्पण पर ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप उसे उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण पर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो ये संभव नहीं है। जब किसी प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो यह उल्टा होगा, वह यदि प्रतिबिंब आभासी है तो यह सीधा होगा। दोस्तों ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अवतल दर्पण के लिए वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी 0 होनी चाहिए। दोस्तों अवतल दर्पण जो आपका होता है, इसके लिए वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, यानी कम से कम जो दूरी आपकी हुई वो 0 होनी चाहिए, तभी ये प्रतिबिंब आपको दिखेगा। अवतल दर्पण के लिए वस्तु जैसे जैसे दर्पण के पास आती है प्रतिबिंब दूर हटता जाता है। यानी अगर आपका ये अवतल दर्पण है और इसके अवतल दर्पण के बाहर आपकी कलई की गई है, इसके प्रतिबिंब जो है, अगर जैसे जैसे प्रतिबिंब निकट आता है तो वस्तु जो होती है, उसकी जो प्रतिबिंब होती है वो उससे दूर हटती जाती है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगला क्या है? अगला आपका है, दर्पणों से वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक दी जाती है। दोस्तों दर्पणों से जो वस्तु की दूरी होती है, यानी जो वस्तु की प्रारंभिक दूरी होती है उसे हम यू से डिनोट करते हैं। तो सदैव दर्पण से आप अगर याद कर रहे हैं तो इसको ऑलवेज यानी कि हमेशा इसे आप माइनस में ही लेंगे, चाहे कोई भी कंडीशन हो। वहीं अगर लेंस की बात कर लें तो लेंस में आपका ये यू आपका माइनस होता है, और केवल उत्तल अवतल दर्पण में होता है यू आपका जो होता है, यानी प्रारंभिक दूरी माइनस होता है। उत्तल दर्पण में ये प्लस में हो जाता है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। यदि आँख व किसी वस्तु के प्रतिबिंब को जोड़ने वाली रेखा दर्पण की सतह को काटती है तो किसी भी स्थिति में प्रतिबिंब देखा जा सकता है। यदि आँख व किसी वस्तु के प्रतिबिंब को जोड़ने वाली रेखा दर्पण की सतह को काटती है तो किसी भी स्थिति में प्रतिबिंब देखा जा सकता है, यानी अगर आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों अगला है अपवर्तन के नियम। जिस प्रकार आपने परावर्तन का नियम यानी कि रूल पढ़ा हुआ था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वही आपको पढ़ना है, यानी कि अपवर्तन के नियम। दोस्तों सेम आपका अपवर्तन के नियम के अनुसार ही लगभग होता है। पहला इसमें 2 नियम होते हैं। पहला है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी अगर आपका ये कोई तल है, सरफेस है, और इस पर जो आपतित किरण है और आपतन बिंदु है पर अभिलंब मान, आपका ये बिंदु अभिलंब भी हो जाएगा, ये आपका अभिलंब हो गया। वो अपवर्तित किरण जो होगा, यानी अगर किरण इस प्रकार अपवर्तित हो जा रही है तो तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा क्या आपका नियम है? दूसरा नियम आपका है, आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मान लीजिए आपका कोई माध्यम है, मान लीजिए ये आपका जल भरा हुआ है, और अगर आपका ये आपतित किरण है, ये आपका आपतित किरण हो गया, ये आपका कोई कोण बनाएगा, और अगर ये जल के अंदर कोण बनाएगा तो मान लीजिए अगर ये इधर का मुड़ता है या फिर इधर का, तो ये भी एक कोण बनाएगा। तो इसका और इसका दोनों का जो अनुपात होता है, इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो एक बार फिर समझ लीजिए। मान लीजिए कोई आपका सरफेस है,
ये आपकी आपतित किरण है, और अगर ये आपका अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या फिर अभिलंब से दूर हट जाती है या फिर ये सीधे ऐसे ही चली जाती है, कोई भी कंडीशन हो सकता है। तो ये होता क्या है इस कंडीशन में कि इसके बीच और इसके बीच जो कोण बनता है, ये आपका स्नेल का नियम यही कहलाता है। स्नेल का नियम का फार्मूला क्या होता है, तो माइक्रोन इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है। अपवर्तनांक को हम 1 माइक्रा 2 से डिनोट करते हैं। ये आपका जो है ये म्यू इसे बोलते हैं, और 1 म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर आता है। इसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। अगला आपका जो टॉपिक है वो है क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है या जाती है तो आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाता है। आपतन कोण के जिस मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, दोस्तों ध्यान देंगे, आपतन कोण के जिस मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है उसी को हम क्रांतिक कोण के नाम जानते हैं। क्रांतिक कोण को हम सी से डिनोट करते हैं, साइन सी से हम क्रांतिक कोण को डिनोट करते हैं। और अगर आपके क्वेश्चन में दिया होगा क्रांतिक कोण ज्ञात करने के लिए तो साइन सी इक्वल टू म्यू विरल बाई म्यू सघन होता है, ये इसका फार्मूला। म्यू जो है ये आपका विरल माध्यम में है और नीचे जो है ये आपका सघन माध्यम है। इस प्रकार आप क्रांतिक कोण को ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो फार्मूला है और इसे आप नोट कर लीजिएगा। इस पर हम जब थ्योरिकल को समाप्त कर लेंगे यानी ख़त्म कर लेंगे तो इसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो आप इस जो फार्मूले में बता रहा हूँ इसको नोट करते रहिए। आगे आपका है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है तो प्रकाश की किरण पहले माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर समझिए, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है तो प्रकाश की किरण पहले माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या हुआ, अगर आपका कोई माध्यम है, अगर आपकी आपतित किरण हो रही है, अगर आपका क्रांतिक कोण का जो मान है वो आपका अधिक है किससे, आपके आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से अगर अधिक है तो आपका जो प्रकाश का होगा ये आपका यहीं से ही यहाँ पे परावर्तन हो जाएगा। अन्यथा आपका जो प्रकाश होता है वो आपका सघन माध्यम में प्रवेश कर जाता है। तो इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। दोस्तों जितने भी मैं आपको थ्योरिकल बता रहा हूँ इसको आप नोट करते रहिएगा। ये सभी जो पॉइंट हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही समझ लीजिए इसको, क्योंकि ये सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सब प्रश्नों को आप बिल्कुल भी हल्के में न लें, क्योंकि यही सब प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। थ्योरिकल कराने का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम आपको महत्वपूर्ण बिंदु जो है इसको बताते चल रहे हैं और यही सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बनेंगे। क्योंकि जो आपका परावर्तन, अपवर्तन, क्रांतिक कोण ये सब जो है ये सब थ्योरिकल तो एग्जाम में पूछे जाते ही नहीं हैं। आपके यही सब महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं यही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन्हीं को आप ध्यान देकर इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। पहला पॉइंट हमारा है अपवर्तांक का मान दोनों माध्यमों की प्रकृति, प्रकाश की किरण का रंग व माध्यमों के ताप पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक का जो मान होता है वो दोनों माध्यमों की प्रकृति पर यानी कि सघन माध्यम और विलंब माध्यम दोनों की माध्यमों की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकाश का किरण का रंग व माध्यमों के ताप पर निर्भर करता है, यानी प्रकाश का जो आपका रंग है उस पर और उसके ताप पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। माध्यम का ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान घटता है। दोस्तों अगर माध्यम का ताप बढ़ रहा है तो या फिर घट रहा है तो उस पर जो अपवर्तनांक है उसका मान उस पर डिपेंड करता है, यानी अपवर्तनांक का मान घटता है। वही अगर ताप अगर आप घटाएंगे, माध्यम का जो ताप होगा वो कम होगा तो अपवर्तनांक जो है वो बढ़ता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसका प्रकाशिक गुण होता है। किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसका एक प्रकार का प्रकाशिक गुण भी कहलाता है। यदि प्रकाश की किरण निर्वात से किसी माध्यम में चली जाती है तो माध्यम के अपवर्तनांक को परम अपवर्तनांक यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्लेक्सिव इंडेक्स कहते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए जो आपका फार्मूला होगा वो होगा निर्वात में प्रकाश की चाल बाई माध्यम में प्रकाश की चाल। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है और इसको आप नोट कर लीजिएगा, निश्चित रूप से नोट कर लीजिएगा, वरना आपको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं आगे चल के। जब हम न्यूमेरिकल कराने रहेंगे तो आपको ये सब प्रश्न आएंगे ही नहीं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ आप फार्मूला जो है इसको नोट करते रहिए। आपको ऑब्जेक्टिव में सेम फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, आपको सेम यही फार्मूला पूछ देगा कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो यहाँ पे C बाई भी दिया हुआ है, आपको C बाई L दिया होगा, V बाई C दे दिएगा। इसी प्रकार ऑप्शन बना देगा और आपको सही वाला ऑप्शन चूज करना होगा। आगे आपका है म्यू
अपवर्तनांक वाली डी मोटाई की किसी पट्टी को पार करने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय टी इक्वल टू म्यू डी बाई सी होता है, जहाँ पर सी आपका निर्वात में प्रकाश की चाल है और निर्वात में प्रकाश की चाल की जो मान होता है वो कितना होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिए और बार बार इसको रिवीजन करते रहिए। माध्यम का ताप बढ़ाने पर क्रांतिक कोण का मान बढ़ता है, ये मैंने आपको बता दिया था ऊपर, और माध्यम का ताप घटने पर उसका मान जो है वो घटता है। अपवर्तन के कारण ही पानी में भरी जो बीकर होता है, पड़ा हुआ बीकर हो जाता है, सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यानी कि अगर आप किसी बीकर में अगर जल भरे हुए हैं और इसमें कोई सिक्का अगर डालते हैं, कोई कॉइन डालते हैं, तो ये सिक्का जो है अगर आप पेंदी में चिपना हुआ है तो फिर भी वो आपको उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये अपवर्तन के कारण ही होता है। दोस्तों, अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में यह क्षैतिज से ऊपर नहीं होता है, नीचे होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिन का समय 4 मिनट बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। वायुमंडली में जो अपवर्तन होता है, इसी कारण हमें प्रतीत होता है कि दिन का समय जो है वो 4 मिनट बढ़ा हुआ है, पर ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। ये हमें केवल अपवर्तन के कारण एहसास होता है, मालूम होता है। दोस्तों, अब आपके जो मेन पार्ट थे वो कब लगभग समाप्त हो गए हैं। अब हम उन्हीं थ्योरिटिकल को क्लियर करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसमें जो प्रिज्म है इसको देख लीजिए। प्रिज्म कोण को जो हम ए सी डिनोट करते हैं, और प्रिज्म जो होता है ये अपवर्तन सतहों से घिरा एक ठोस पारदर्शी त्रिभुजाकार माध्यम होता है। अपवर्तन सतहों के मध्य का कोण जो होता है वो ए से इसको डिनोट करते हैं। प्रिज्म आप सभी ने देखा होगा। अगर आपको प्रिज्म जो मिल जाए, अगर आप प्रिज्म को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो आपको इसमें से 7 रंग निकलते हुए प्रतीत होते हैं। कभी आप अगर प्रिज्म को सूर्य के प्रकाश में रखने का प्रयास करेंगे तो आपको इसमें से कुल 7 रंग देखने को मिलेंगे। अगर आप सभी में से किसी ने देखा होगा तो आप जानते होंगे कि प्रिज्म जो है ये प्रकाश का बहुत अधिक मात्रा में रिफ्लेक्शन करता है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है न्यूनतम विचलन कोण, यानी कि एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन। जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण पहले घटता है फिर बढ़ता है। एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, उसे न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में आपके 2 फार्मूले बनते हैं। आपतन कोण आई का तथा निर्गमन कोण ई बराबर होते हैं। आपतन कोण आई तथा निर्गमन कोण ई आपके आपस में बराबर होते हैं। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, आपतन कोण आई जो है और आपतन कोण ई जो है, इन दोनों का जो मान है आपस में बराबर होता है। यानी जो आपका ये कोण होगा वही कोण आपका ये वाला होगा। दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा है अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। अपवर्तित किरण जो आपकी होती है वो प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। तीसरा पॉइंट है आपतन कोण को ज्ञात करने के लिए आई इक्वल टू आपका होता है डेल एम प्लस ए बाई टू, जहाँ पर ए आपका प्रिज्म कोण है। विचलन एम मतलब डेल एम जो है आपका ये विचलन कोण है और ए आपका ये प्रिज्म कोण है, ये आपका विचलन कोण है। अगला है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। दोस्तों, इसको आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, हम आपको इसको सॉल्व करके बताएंगे। स्नेल के नियम का आप जानते ही होंगे। स्नेल का नियम क्या है? म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ये आपका क्या है? आपका स्नेल का नियम है, लॉ ऑफ स्नेल। दोस्तों, स्नेल का नियम आपका ये है और इससे हम ज्ञात करेंगे प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। दोस्तों, आई का मान आपने ऊपर ज्ञात किया था, आई का मान आपने ऊपर ज्ञात किया था साइन ए प्लस विचलन एम, यानी कि इसको विचलन एम भी कर सकते हैं, या फिर आपका ये जो बना हुआ है डेल एम भी इसके बोलते हैं। आपका आई की जगह पर आप रख देंगे ए प्लस विचलन एम बाई टू, और आर साइन आर का जो मान है वो होगा आपका साइन ए बाई टू, जो कि आपका ये आर है और ये आई है। ये आपका सघन माध्यम है और आर जो है आपका विरल माध्यम है। दोस्तों, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे आगे चलकर। पतले प्रिज्म के लिए अगर ज्ञात करें तो पतला अगर प्रिज्म आपका है, प्रिज्म जो है आपका पतला अगर होगा तो आप इस सूत्र का यूज़ करेंगे, यहाँ पर डेल एम इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। दोस्तों, दोनों ही फार्मूले आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्प्रेशन। दोस्तों, एक ज़रूरी बात बता दूं आपको, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको जो मैं समझा रहा हूँ अगर समझ में आ रहे हो, तभी वीडियो को लाइक करिएगा, अन्यथा बिल्कुल भी लाइक नहीं करिएगा। और सब्सक्राइब भी तभी करिएगा जब आपको वीडियो ऑल वैल्यूएबल लगे। तो टॉपिक हमारा क्या है? वर्ण विक्षेपण यानी कि
प्रिज्म द्वारा स्वतः प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। दोस्तों प्रकाश की जो किरण होती है यानी सूर्य के अगर जो प्रकाश है वो 7 रंगों में अगर आप प्रिज्म रखते हैं, अगर आपका आपतित किरण जो होती है, जो आपका सूर्य है, ये आपका किरण फैलाता है, ये जब प्रिज्म पर पड़ती है तो प्रिज्म का जो किरण जो पड़ता है ये आपका 7 रंगों में 1 2 3 4 5 6 7 कुछ 7 रंगों में ये विभक्त हो जाता है। तो इसी को हम प्रकाश को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसमें आपके कुछ टॉपिक हैं, देख लेते हैं। पहला टॉपिक आपका क्या है, सबसे नीचे आपका बैंगनी, फिर जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा सबसे ऊपर लाल रंग होता है। दोस्तों प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है इसमें कुल कलर जो होते हैं वो आपके कुछ क्रम में होते हैं, जिसको आप याद कर सकते हैं विव जियोर के नाम से जान सकते हैं, या आपका ट्रिक भी हो सकता है विव जियोर। दोस्तों उसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, विव जियोर। दोस्तों इसको आप याद कर लीजिए, आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे आपको विव जियोर जो है, बी से आपका वायलेट हो जाएगा, आई से आपका इंडिगो, बी से आपका ब्लू हो जाएगा, जी से आपका ग्रीन हो जाएगा, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से आपका रेड हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी करते चलेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर आपका है बहुत बड़ा है और इसको हम 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक आपका है श्वेत प्रकाश में स्वयं में 7 रंग होते हैं, प्रिज्म केवल उन्हें अलग अलग करता है। श्वेत प्रकाश जो होती है सूर्य की, इसमें 7 रंग ऑलरेडी होते हैं। प्रिज्म या फिर कोई भी अपवर्तनांक जो मेटल होता है, ये इसका कार्य क्या होता है, ये आपके प्रकाश को 7 रंगों में दिखाने का प्रयास करता है, यानी विक्षेपण करता है। तीसरा है वर्ण विक्षेपण के कारण पारदर्शी माध्यम में भिन्न रंगों की चाल भिन्न भिन्न होती है। विक्षेपण क्षमता ज्ञात करने का ये आपका फार्मूला है और ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता है, इसको आप छोड़ के चलेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है पिछले मॉडल पेपर में या फिर क्वेश्चन पेपर में पिछले साल के। पांचवा टॉपिक है किसी प्रकाश प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता जितनी अधिक होगी उस प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम उतना ही विस्तृत होगा। यानी कि अगर किसी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है, यानी बहुत ज़्यादा वो वर्ण विक्षेपण कर रहा है, तो उस प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम जो होगा वो उतना ही विस्तृत होगा, उसका जो प्रकाश होगा वो काफ़ी दूरी तक जाएगा। लेंस से बनने वाली और अवतल लेंस से बनने वाली प्रतिबिंब की स्थितियों का वर्णन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि किस स्थिति पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि ये सब जो आपको प्रश्न दिख रहे हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं वो सब इसी से बनते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा उसमें दिया रहेगा कि अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 4 ऑप्शन को मिल जाएंगे। वहीं 2F1 के पीछे रखा होगा वस्तु पर तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका भी आपका 4 ऑप्शन देगा। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको थ्योरी का जो पार्ट करा रहा हूँ, इसका कराने का मेन उद्देश्य यही है। तो इसका जो आपको PDF है ये मिल जाएगा, हमारी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को आप मस्ट ज्वाइन करिए, ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि उस पर आपको बहुत सारे PDF मटेरियल हम देते रहते हैं और ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी से प्रश्न बनते हैं अधिकतर। वस्तु की स्थिति और उसकी प्रतिबिंब की स्थिति को देखते हुए और उसकी जो प्रकृति होगी और उसका जो आकार होगा उसको हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। देखिए अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं, हम उत्तल दर्पण की बात कर रही है, यहाँ पे उत्तल लेंस की बात हो रही है। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो आपकी जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी यानी आपका प्रतिबिंब बनेगा वो F2 पर बनेगा, यानी मुख्य फोकस पे बनेगा। और जो आपकी प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो वास्तविक आपका प्रतिबिंब होगा और बहुत छोटा, यानी कि वस्तु से काफ़ी छोटा होगा और उल्टा प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप 2F1 के पीछे रखते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर आप वस्तु को रखते हैं यहाँ पर, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका सामने बनेगा और ये वास्तविक छोटा व उल्टा बनेगा। उसी प्रकार 2F1 पर जब आप रखते हैं उसके आगे सामने रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और वो भी आपके वस्तु से उल्टा बनेगा और उस वस्तु के बराबर बनेगा, समान आकार में बनेगा और उसका वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसके आपके बहुत सारे स्थिति बनते हैं इसमें हैं, तो PDF मैं जब आपको दे दूँगा तो आप इसको बिल्कुल रट लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा इसी से देखने को मिलेंगे। उत्तल के बाद अवतल लेंस का भी देख लेते हैं। अवतल लेंस में 2 ही इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। पहला होता है अगर वस्तु अनंत पर रखी हो, यानी कि वस्तु आपका जो है अनंत पर रखी हुई है, बहुत दूर आपकी वस्तु रखी हुई है, जो कि जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है, यानी अनंत पर रखी है वस्तु, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका फोकस पर बनेगा, पर वस्तु की ओर ही बनेगा। यानी अगर आपका वस्तु इस तरफ रखा है तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा। वस्तु अगर यहाँ पर अनंत पर कहीं रखा हुआ है तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की ओर, यानी कि इसी तरफ ही बनेगा, फोकस पर बन जाएगा। और इसकी स्थिति जो होगी वो आभासी, बहुत छोटा व सीधा होगा। दोस्तों वस्तु की जो स्थिति होगी, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा
और बहुत छोटा परंतु सीधा होगा, वस्तु के समान होगा, सीधा होगा। अनंत तथा प्रकाश केंद्र के बीच कहीं भी अगर रख दें वस्तु को, यानी आपका अनंत और प्रकाशीय केंद्र जो होता है उसके बीच में अगर वस्तु को यहाँ पर रखा गया है, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा, वस्तु की ओर ही बनेगा। यानी आपका वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, आपका प्रतिबिंब जो है देख रहे हैं आप यहाँ पे बना हुआ है। दोस्तों एरो जो ये बना हुआ है आपके प्रतिबिंब नहीं बल्कि आपकी वस्तु को दर्शाता है, और ये जो आपका ये वाला पोर्शन है ये आपके प्रतिबिंब को दर्शा रहा है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका आभासी बहुत छोटा, वो सीधा बनेगा। सेम आपका अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो ज़्यादातर सीधा ही बनता है। तो इस प्रकार भी इसे आप याद कर सकते हैं। लेंसों से प्रतिबिंब बनने के नियम, लॉ फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई लेंसेज। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। दोस्तों लेंस के मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, अगर आपका कोई ये उत्तल लेंस है और आपके ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई अगर आ रही है किरण जो है, तो ये लेंस के अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। यानी अगर इस लेंस से अपवर्तन होगा तो आपका फोकस, मान लीजिए आपका फोकस बिंदु ये है, तो ये जो यहाँ से आपतित किरण होगी यहाँ से टकरा कर ये आपके फोकस से होकर गुजर जाएगी। यानी कुछ इस प्रकार आपके फोकस से होकर के ये गुजर जाती है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये आपका मान लीजिए अभिलंब है, तो ये अगर अभिलंब से यहाँ पे टकराती है कोई प्रकाश किरण, ऐसे भी आ सकती है ऐसे भी आ सकती है, तो ये जब यहाँ से टकराती है तो आपके ये फोकस से होकर के गुजर जाती है। तो पहला पॉइंट यही था आपका, लेंस के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेंस के फोकस से होकर आने वाली, यानी अगर आपके लेंस का फोकस तल ये है, ये आपका फोकस है, अगर यहाँ से कोई किरण आती है तो ये सीधे चली जाती है, यही इसमें बताया है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना अपना मार्ग बदले सीधी निकल जाती हैं। लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या होता है? लेंस का प्रकाशीय केंद्र आप जानते हैं, प्रकाशीय केंद्र ये होता है, मुख्य फोकस जो होता है ये होता है, सी यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है, ये सब आप जानते ही हैं। और सेम इसी प्रकार इस तरफ भी, यानी उल्टी तरफ भी फोकस और वक्रता केंद्र इसी प्रकार बना होता है। तो पहला वाला जो पॉइंट था उसमें यहाँ कहा था कि यहाँ पे अगर कोई किरण आती है लेंस से टकराकर तो वो फोकस से होकर गुजर जाती है। और दूसरा इसमें बताया हुआ था, दूसरा जो इसमें पॉइंट है उसमें बताया हुआ है कि अगर लेंस के फोकस से होकर जाती है, यानी फोकस यही है, तो ये समांतर चली जाती है। वही अगर वक्रता केंद्र से, यानी मुख्य फोकस से, मुख्य ध्रुव से आती है, ध्रुव आपका लेंस का यही है, तो ये भी आपके समांतर चली जाती है। अगला टॉपिक है लेंस का सूत्र, यानी लेंस फार्मूला। यदि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी u, जो आपकी प्रारंभिक वस्तु की दूरी होती है उसे u से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब की जो दूरी है वो v, यानी प्रतिबिंब की जो आपका प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी v है। तो यहाँ पर फोकस जो है आपका वो f है, फोकस दूरी जो है वो f है, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ था कि लेंस में, नोट कर लीजिएगा, लेंस में जो आपकी प्रारंभिक दूरी होती है यानी u जो होती है उसको हम सदैव माइनस में लिखते हैं। अगला है टॉपिक आपका क्षमता, यानी कि पावर, लेंस का पावर। दोस्तों लेंस की क्षमता को जो मापक होता है उसे हम डायोप्टर के रूप में मापते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, बहुत ही बार पूछा जाता है एग्जाम में ये। और लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए P = 1 फोकस दूरी मीटर में इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। P = फोकस दूरी आपको अगर दिया हुआ है प्रश्न में, तो P = आपका 1 मीटर में, वही अगर मीटर में नहीं, यहाँ पे अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पे आप ऊपर 100 कर लेंगे। तो P = 100/f जो आपका मान दिया होगा, जो कि आपका सेंटीमीटर या फिर मीटर में दिया होगा, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये जान जाइए कि आपका जो मान आएगा वो मीटर में आएगा, इसलिए आपको अगर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना अवश्य है, वरना आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। लेंसों के लिए न्यूटन का सूत्र क्या है? न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंसेज। यदि किसी वस्तु की लेंस के प्रथम फोकस से दूरी a1 व द्वितीय फोकस से दूरी a2 है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? f = a1 × a2। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। यदि माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है। यदि माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है तो लेंस की जो प्रकृति होगी वो बदल जाती है। यदि माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर होता है, लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है, वो लेंस कांच की पट्टी को तरह व्यवहार करने लगता है। ऐसे माध्यम में लेंस दिखाई भी नहीं देता है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे प्रकाशिकी यंत्र, यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ये सब अभी आपके आ जाएंगे, जो कि इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप को सबसे पहले हम समझेंगे। सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जो सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे वस्तु की बड़ी स्थिति दिखाई देती है। सूक्ष्मदर्शी जो है इसे हम यूज करते हैं छोटी से छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, जिसका हम
आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का यूज़ करते हैं। वहीं दूरदर्शी क्या होता है, दूरदर्शी का यूज़ करते हैं हम खगोलीय पिंडों आदि को देखने के लिए, जिसको कि हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं और वो काफ़ी दूर है पृथ्वी से, तो दूरदर्शी का यूज़ करते हैं। और सूक्ष्मदर्शी का छोटी से छोटी वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं। सूक्ष्मदर्शी टैप चैप्टर में जो आपका 2 फार्मूला है वो इम्पॉर्टेंट है, और बाकी थ्योरिकल को हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें जल्दी-जल्दी से कवर करना है। ए पॉइंट है आपका m = 1 + d/f। इसको हम कब यूज़ करेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर बनता है। दोस्तों स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी जो होती है वो आपकी 25 सेंटीमीटर होती है। आपको बहुत बार इसका यूज होगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दूसरी चीज़ देती है m = d/f। श्रांत नेत्र के लिए m = d/f, ये भी फार्मूला आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। श्रांत नेत्र के लिए आपका जो होता है वो m = -VO/V U0 U नॉट भी से बोलते हैं d/Fe। डी आपका जो है ये डायोप्टर है, जो कि आपकी लेंस की क्षमता को दर्शाता है, और इसका मान जो होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ये भी आपकी फोकस दूरी है। वही आपका VO जो है ये आपका प्रतिबिंब की स्थिति है, और U जो है ये आपका प्रतिबिंब की नहीं बल्कि वस्तु की स्पष्ट दूरी है। दूसरा पॉइंट आपका है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी D पर बनता है, m = -VO/U0 1 + d/Fe होता है। ये सब अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब आप इसको प्रश्न को सॉल्व करेंगे तब आपको हम इसको अच्छे से समझा देंगे। V0 क्या है, V0 आपकी प्रथम प्रतिबिंब की अभिदेशक लेंस की दूरी है। V0 आपकी वस्तु की अभिदेशक लेंस से दूरी है। Fe आपकी नेत्रिका की फोकस दूरी है। अब ये नेत्रिका अभिदेशक लेंस ये सब क्या होते हैं, तो वही आपको यहाँ पे बता देते हैं। Fe जो है ये आपका नेत्र की फोकस दूरी है, नेत्रिका की फोकस दूरी है। और वहीं पर अगर यहाँ पे आप देखेंगे आपको आगे के प्रश्नों में FO देखने को मिलेगा, तो FO जो होगा वो आपकी अभिदेशक लेंस की दूरी होगी। दूरदर्शी देख लेते हैं, टेलीस्कोप इसे बोलते हैं। दूरदर्शी वह यंत्र है जिसके द्वारा अधिक से दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आँख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है तथा वस्तु आँख से बड़ी दिखाई देती है। पहले ही हमने आपको बता दिया था दूरदर्शी का यूज हम किस लिए करते हैं। दूरदर्शी आपके प्रकार होते हैं, खगोल दूरदर्शी पहला है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता यानी मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप श्रांत नेत्र के लिए m = -FO/Fe होता है। ये आपकी खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। आवर्धन क्षमता को m से डिनोट करते हैं, मैंने आपको बता दिया था पहले ही। m = -FO/Fe होता है, और इसको बिल्कुल रट जाइएगा, आपको बहुत यूज देगा ये आगे चल करके। और दूसरा आपका जो है वो है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर यानी D पर बनता है, तो m = -FO/Fe हो जाता है, 1 + Fe/D हो जाता है। आपके फार्मूला में ये जो पोर्शन है वो आपका अलग से जुड़ जाता है, 1 + Fe/D। FO आपकी अभिदेशक लेंस की फोकस दूरी है, और Fe जो है आपकी नेत्रिका की या फिर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी है। दोस्तों अगला जो आपका टॉपिक है वो है नेत्र गोलक यानी कि मानव नेत्र। मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आइज। मानव नेत्र की रचना कैमरे की रचना से बहुत कुछ मिलती जुलती है। यह एक प्रकृति का मानव शरीर में दिया हुआ प्राकृतिक यंत्र होता है। आँख के मुख्य भाग एवं उनके कार्य के बारे में हम जानेंगे। आँख से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते एग्जाम में है। 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। नेत्र गोलक क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। दोस्तों नेत्र गोलक आपके नेत्र को ही कहते हैं मुख्य रूप से। आँख लगभग गोल होती है। आपकी जो आँख होती है वो आपको ऊपर से देखने से नहीं समझ में आती है, पर अंदर पूरा एक गोल भाग होता है तथा आँख के गोले को नेत्र गोलक कहा जाता है। इसमें आपके बहुत सारे भाग होते हैं जिनमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके नेत्र में जो सबसे ऊपर का जो भाग होता है इसे हम कार्निया के नाम जानते हैं। जो उभरा हुआ भाग होता है इसे हम कार्निया का नाम जानते हैं। आपके कार्निया के अंदर कुछ दो प्रकार का इस प्रकार कुछ भाग निकला होता है जिसे हम आइरिस का काम करते हैं। आइरिस आपका क्या करता है, आइरिस आपके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को सीमित करता है, उसको एडजस्ट करने का कार्य करता है। आँख के अंदर जो आपका लेंस लगा होता है उसे मानव का नेत्र लेंस कहते हैं। वहीं आपकी पुतली जो होती है, आपकी जो सफ़ेद भाग होता है आँख के लेंस के आगे पीछे वाला भाग, उसे हम पुतली के नाम से जानते हैं। पुतली आपके आँख में पड़ने वाली गंदगी और किसी प्रकार के गंदगी से आपको बचाने का कार्य करता है। आँख के बीच में जो आपका सफ़ेद वाला भाग होता है, अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो वो कुछ गीला गीला देखने को मिलता है, तो उसमें कुछ जलीय प्रकार का द्रव भरा होता है जो कि आपके आँख की सुरक्षा की दृष्टि से भी दिया होता है। आपके आँख के
अंदर के जो भाग होते हैं उसमें आपके एक दृष्टि पेशियाँ होती हैं जो कि आपकी आँख को दृष्टि प्रदान करती हैं, यानी कि आपको दृष्टि देती हैं, दृष्टि प्रदान करती हैं। वहीं आपके आँख में जो बीच वाला भाग होता है उसमें कचाप द्रव भरा होता है। ये एक प्रकार का द्रव होता है जो आपके आँख में आपके आँख को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है। आपके आँख की जो सबसे निचली भीतरी परत होती है उसे हम रेटिना के नाम से जानते हैं। दोस्तों रेटिना पर ही जो प्रतिबिंब बनता है तो मनुष्य उसे अपनी आँखों से देख पाता है। आपका जो प्रश्न बनता है कि आँख में ऐसा कौन सा प्रतिबिंब बनता है जो कि मनुष्य देख पाता है, आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वो भाग होता है रेटिना। रेटिना पर ही प्रतिबिंब जो बनता है किसी वस्तु का तो हमें विजिबल होता है, हम उसे देख पाते हैं। दोस्तों आपका जो प्रतिबिंब बनता है, मान लीजिए ये कोई किरण आया, आपका वस्तु का कोई किरण है जो कि आपको देखने के लिए विजिबल हो, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा, अगर आपको वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है सेम आपके इस बिंदु पर, तो आपको प्रतिबिंब जो है वो देखने को मिलता है। इसी को रेटिना बोलते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य के आँख जो होता है वो डैमेज हो जाता है, समय के साथ ख़राब हो जाता है और आपका जो प्रतिबिंब है यहाँ बनने की जगह वो आपका यहाँ पर बना लगता है, जिसे कि अंध बिंदु कहते हैं। और मनुष्य का आँख उससे ख़राब हो जाता है, वो कुछ देख नहीं पाता है, तो ये अंध बिंदु कहलाता है। वह बिंदु जिस पर मनुष्य को कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है उसे उसकी आँख का अंध बिंदु कहते हैं। दोस्तों आँख के चैप्टर को हम बायो के क्लास में भी कवर करेंगे, तो इसको हम जल्दी जल्दी यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। इसमें हम अब आँख के प्रत्येक पार्ट को सुगमता से पढ़ते हुए चलेंगे। पहला पार्ट का है, दूसरा पार्ट हमारा है श्वेत पटल अथवा स्क्लेरा। यह आँख की कठोर कोलेजन तंतुमय बाह्य परत है जो आँख को सुरक्षा एवं आकार प्रदान करती है। दोस्तों स्क्लेरा क्या होता है? इसका यह आँख के कठोर कोलेजन तंतुमय बाह्य परत होती है। एक प्रकार की परत होती है जो आपके आँख को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी अगर आपके आँख में कोई प्रकार का चोट वगैरह लग जाता है तो आपकी आँख को सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों कार्निया मैंने आपको बता ही दिया, कार्निया वह भाग है, यह स्क्लेरा का पारदर्शी भाग है जो प्रकाश को अपवर्तित करके हमें दिखाता है, विजिबल होता है। तो आपकी कार्निया जो है ये आपके रेटिना का ही एक भाग होता है। पलक क्या होता है? तो पलक आप जानते ही हैं अच्छे से कि रेटिना तीव्र प्रकाश से सुरक्षा के लिए पलक हम जल्दी झपकाते हैं। अगर हमको कोई प्रकाश आता है सामने से या फिर कुछ भी होता है, हमारी आँख इतनी सेंसिटिव होती है, इतनी सेंसिटिव होती है कि वो जल्द से जल्द पलक झपक जाता है और हमारी आँख में गंदगी वगैरह नहीं जा पाता है। दोस्तों कोरोइड क्या होता है? इसमें रुधिर नलिकाएँ होती हैं जो रेटिना को रुधिर प्रदान करती हैं तथा काली वर्णक कोशिकाओं से ढकी होती हैं। कोरोइड जो होते हैं आपके जो आँख में जो काला भाग होता है लेंस के अंदर, यह आँख में प्रकाश के परावर्तन को रोकती है। यानी अगर आपके आँख में कोई भी प्रकाश आता है तो वह वापस नहीं चला जाए। दोस्तों आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि आदर्श कृष्णरेखा के बारे में बताया था। आदर्श कृष्णरेखा में क्या होता है? अगर आप सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तो उससे प्रकाश का ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। गर्मी के दिनों में अगर आप सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं तो आपको गर्मी कम होती है। वहीं अगर आप रंगीन कपड़े पहनते हैं या फिर अगर आप काले कपड़ों का यूज करते हैं तो आपको अधिक से अधिक गर्मी होती है। तो ये आदर्श कृष्णिका के कारण ये होती है। तो आँख में जो हमारी आँख काली परत होती है वो आपकी आदर्श कृष्णिका के भांति ही व्यवहार करती है और आने वाले प्रकाश को ये परावर्तित न करके हमारी आँख के अंदर भेजती है, जो कि जाकर के रेटिना पर पहुँचता है। आप फिगर से समझिए, जब आपकी आँख मान लीजिए है और ये जो आपका भाग है यहाँ पर आपका लेंस वगैरह बना हुआ है, जब आपकी प्रकाश की किरण यहाँ पे आती है तो ये परावर्तित न हो जाए। जिस प्रकार शीशा वगैरह होता है तो उसमें आँख में कोई भी शीशे पे प्रकाश आती है तो वो आपकी वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये रिफ्लेक्शन ना हो सके इसलिए आदर्श कृष्णिका का यूज़ करते हैं। ये प्रकाश की किरणों को अंदर ले जाती है और अपवर्तन करके आपके रेटिना पर आपके बनाती है और आपको प्रतिबिंब विजिबल होता है, आप देख पाते हैं। नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस क्या होता है? यह परावर्ती लचीला अभ्यंतर लेंस है जो जिलेटिन जैसे पारदर्शक पदार्थ से बना हुआ होता है तथा यह बहुत ही मुलायम होता है। यह पदार्थ को रेटिना पर केंद्रित करता है। सिलरी मांसपेशियों द्वारा यह लेंस लटका रहता है। सिलरी मांसपेशियाँ जो होती हैं ये आपके नेत्र में आपके लेंस को एक प्रकार से बांधने का कार्य करती हैं और उसे एक तरह से एक जगह स्थिर रखने का कार्य करती हैं। दोस्तों आइरिस को मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए। आइरिस क्या करता है? आपकी आँख में प्रकाश की मात्रा को सीमित करता है। जब आपको कोई वस्तु देखना होता है, नज़दीक से देखना होता है, तो अपनी आँख को आप थोड़ा सा दबाते हैं
और उस वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। वही अगर दूर किसी वस्तु को आपको देखना हो तो आप क्या करते हैं, आप अपनी आँख के ऊपर हाथ भी लगा लेते हैं बहुत लोग, और बहुत लोग ऐसा करते हैं कि आँख को बहुत ज़्यादा चौड़ा कर लेते हैं, बहुत फुला कर देख लेते हैं, तो आपकी आँखें जो होती है बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो ये आइरिस के कारण ही होता है। आँख को आप बड़ा कर लेते हैं, आँख को आप छोटे कर लेते हैं। ये फैलाने और सिकुड़ने की जो क्रिया होती है इसी को हम आइरिस के नाम से जानते हैं। ये आपकी आइरिस होती है। पुतली को भी हमने आपको बता ही दिया है, तो अब आगे चलते हैं। दोस्तों जलीय द्रव क्या होता है, तो यह कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच भरा हुआ पारदर्शी द्रव होता है। इसका अपवर्तनांक आपको याद करना होगा। इसका अपवर्तनांक 1.337 होता है। जलीय द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, तो इसका अपवर्तनांक 1.337 होता है। इसको याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे तो आपको ये बताना होगा। कचाप द्रव क्या होता है, तो यह नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच भरा पारदर्शी द्रव होता है। इसका अपवर्तनांक 1.337 होता है। आपका कचाप द्रव और जलीय द्रव जो होता है दोनों एक ही से होता है, एक प्रकार का होता है, पर इसमें अंतर क्या होता है, ये कार्निया तथा लेंस के बीच भरा होता है और ये आपका रेटिना तथा लेंस के बीच में भरा होता है और ये पारदर्शी होता है। दोस्तों आप समझ लीजिए कि हमारी नेत्र जो होती है वो कार्य कैसे करती है। जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें आँख में प्रवेश करती हैं तब कार्निया, जलीय द्रव, नेत्र लेंस तथा कचाप द्रव ये सब अपवर्तन के पश्चात किरणें रेटिना पर वस्तु का उल्टा, वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब होती है। दोस्तों आपका ये आँख हो गया और ये आपका लेंस मान लीजिए। अगर आपकी जो किरण है ये आ रही है और ये आपके नेत्र लेंस से अपवर्तित हुई और ये आपके ये रेटिना पर बन रही है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव वस्तु का उल्टा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वह प्रतिबिंब जो होता है वो छोटा बनता है। परंतु मस्तिष्क की वस्तु को सीधा देखने की संवेदना के कारण वस्तु हमें सीधी दिखाई देती है। हमारी मस्तिष्क में ऐसी संवेदना होती है जो उल्टे प्रतिबिंब को सीधा हमको विजिबल कराती है, हमको दिखाती है। तो यही आता आपके आँख का सिस्टम जो होता है, यही क्रिया आपका आँख क्या होता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे नेत्र की संवेदन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। वस्तु चाहे दूर हो या निकट हो हमें स्पष्ट दिखाई देती है। यह कार्य आँख के लेंस के द्वारा फोकस दूरी को बदलकर किया जा सकता है। फोकस दूरी को चेंज कैसे करते हैं हम, आइरिस के द्वारा। यह परिवर्तन शरीर पेशियों के तनाव की घटने तथा बढ़ने की वजह से होता है। आँख को यह क्षमता समायोजन कहलाती है जिसकी एक सीमा निश्चित होती है। सामान्य आँख के लिए जो 25 सेंटीमीटर निकट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है और दूर बिंदु जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, जिन्हें वह साफ देख सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर तक एकदम साफ स्वच्छ देख सकता है तो उसका मान लीजिए आँख जो है वो उसकी दृष्टि जो है वो निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष दोनों से मुक्त है। उस न्यूनतम दूरी को जिस पर रखी वस्तु आँख द्वारा स्पष्ट रूप से देखी जाए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। यह सामान्य आँख के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों इसमें जितने भी टॉपिक हैं वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम छोड़ नहीं सकते किसी टॉपिक को। आपका दृष्टि दोष एवं उसका निवारण, आई डिफेक्ट एंड रिमूवल ऑफ आई डिफेक्ट्स। सबसे पहला आपका है निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया जिसे जानते हैं। निकट दृष्टि दोष में हम सदैव किस लेंस का यूज़ करते हैं, ये आपके प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। कारण निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस दोष को दूर करने के लिए वस्तु की आँख में हम कौन सा लेंस लगाते हैं, तो हम निकट दृष्टि दोष के दूर के लिए हम अवतल लेंस लगाते हैं। दोस्तों इसको आप याद कैसे करेंगे, हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है आपको ये समझना होगा। निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट यानी नज़दीक, तो निकट दृष्टि दोष है मतलब जौन सा आपको दोष है, जो भी आपकी दोष है, दृष्टि दोष जो भी है वही आपको विजिबल होगा। निकट दृष्टि दोष है तो आपको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा हुआ है भैया खा पी के आराम से और इसको यहाँ पे देख रहा है बंदा कि ये भैया वस्तु है और ये वस्तु जो है इसको नज़दीक से देख रहा है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट दिखाई रहा है। ये वस्तु को हम बहुत दूर फेंक दिए भैया, तो क्या हुआ कि इसको दिख ही नहीं रहा है। तो ये क्या हो गया कि इसको निकट दृष्टि दोष है। इसको निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, जौन सा दोष होगा वो दोष नहीं है, समझ लीजिए। इसको जौन दोष है वो इसको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। निकट दृष्टि दोष है तो निकट वाली वस्तु इसको स्पष्ट दिखाई दे रहा है पर दूर का वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इसको दूर कैसे करेंगे, तो निकट दृष्टि दोष है, निकट है इसलिए अवतल लेंस का यूज़ करेंगे। निकट है, निकट दृष्टि दोष है इसलिए अवतल लेंस का यूज़ करेंगे। वहीं दूर दृष्टि दोष में इसका विपरीत हो जाता है। आइए इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों दूर दृष्टि दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों देखिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है,
दूर दृष्टि दोष है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। गजब बताया है सब, उल्टा हो जाएगा ना। दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। दूर दृष्टि दोष है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देनी चाहिए। दूर दृष्टि दोष नाम ही है, पर नाम का उल्टा है। दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। आपके नज़दीक की जो वस्तु होती है वो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष से जो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, नज़दीक की वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। तो दूर की दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और नज़दीक की वस्तु जो है इस पर दिखाई नहीं देती है। तो इसमें कौन सा लेंस यूज करेंगे? दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का यूज करेंगे। बहुत ही आसान है इसको समझना। वीडियो को 1 से 2 बार आप अगर देख लेंगे तो आपके इस चैप्टर के कोई भी डाउट्स नहीं बचेंगे। दोस्तों कैसे पता चलता है कि हमें कौन सा दोष है, दृष्टि दोष कौन सा है, कैसे है? तो देखिए, दूर दृष्टि दोष जो होता है इसका कारण क्या होता है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। जो आपका नेत्र का गोलक होता है वो छोटा हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है समय के साथ बुढ़ापे में। तो ये आपका दोष का कारण है, एक तरह से सिम्टम्स कहेंगे इसे हम। स्फुटिक लेंस का कम उत्तल होना अथवा फोकस दूरी का अधिक हो जाना। फोकस दूरी आपकी जो हो गई वो बहुत दूर चली गई। देखिए समझने का प्रयास करिए, आपका कोई ये गोल भाग है, ठीक है, गोल भाग है और इसकी दूरी जो है ये आपकी ये जो दूरी है बहुत अच्छे से समझिएगा। इसकी दूरी मान लीजिए 2 मीटर है, 2 मीटर है ना। इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। ये आपकी 2 मीटर इसकी दूरी है और ये आपका इसकी जो व्यास मान लीजिए आपका गोलक क्या है। तो आपका होता क्या है, समय के साथ ये सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ कर कुछ आपका इस प्रकार का हो जाता है। पहले तो क्या था कि आपका ये 2 मीटर था तो आपको जो वस्तु थी वो बहुत ही अच्छे से विजिबल थी, बहुत अच्छे से आपको देख सकते थे और ये आपकी निश्चित दूरी थी, यानी कि 2 मीटर की वस्तु जो और आपकी ये जो व्यास है तो आप किसी वस्तु को एकदम स्पष्ट देख सकते थे। पर ये क्या हुआ कि आपकी जो दूरी है, ये आपका जो गोलक है वो आपका चपटा हो गया, कुछ इस प्रकार का हो गया। और ये जो दूरी है पहले 2 मीटर जो थी तो ये जो चपटा हो गया, मान लीजिए गोला था तो अब तो गोला रहा नहीं, ऐसे हो गया, यानी ये वाला जो भाग था ये दब गया। तो ये आपकी दूरी है वो भी बढ़ जाएगी। 2 मीटर था पहले तो हो सकता है ये 4 मीटर हो गया हो। तो ये जो दूरी है यही बढ़ गई है, यही इसमें बताया हुआ है। स्फटिक लेंस का कम उत्तल होना अथवा फोकस दूरी अधिक हो जाना, एक फोकस दूरी जो है ये बढ़ गई है, इसीलिए हमें ये दोष उत्पन्न हो जाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे बड़े ही अच्छे से। ऐसी आँख के लिए 25 सेंटीमीटर से दूर बिंदु से आती किरणें रेटिना पर फोकस हो जाती हैं। इस प्रकार दूर बिंदु पर या उससे अधिक दूरी रखी वस्तु आँख द्वारा स्पष्ट देखी जा सकती है। यह बिंदु आँख का निकट बिंदु कहलाता है। दोस्तों निवारण के लिए हम बता दिए हैं आपको, उसको समान दृष्टि प्रदान करने के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस यूज करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस का यूज कब करते हैं ये आपको मैंने बता दिया है, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। देखिए उत्तल लेंस का यूज कब करेंगे? उत्तल लेंस का यूज करेंगे कब? दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देंगी, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज करेंगे। वही निकट दृष्टि दोष में आपको अवतल लेंस का यूज करना होता है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। फाइनली हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी के पूरे चैप्टर को हमने कवर कर लिया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको ये जो मैंने आपको समझाया अगर आप समझ में आया हो तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए दोस्तों कि आपको कैसा लगा आज का क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और आपको वीडियो वैल्यूएबल लगे तभी करें। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।